हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव को अगर हम लोग सरल शब्दों में समझें तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी जो रिलेटिव प्राइस है, मतलब सापेक्ष कीमत, मतलब कि एक वस्तु से उसका रिलेशन, तुलना में दूसरी वस्तु का मूल्य, वही होता है सापेक्ष कीमत। सापेक्ष कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है वही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव। जनरली आप लोग जब मार्केट निकलते हैं या फिर कहीं इकोनॉमिक्स के बारे में जब सोचते हैं तो आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आता होगा, या फिर आपने ये कॉमन सवाल किसी न किसी पर्सन के मुंह से सुना ही होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हमारी आय, जो वास्तविक आय है, जो हम लोग को हमारी क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। लेकिन वही जब वस्तु की कीमत कम होती है तो आय, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग अमीर हो गए या फिर हमारे पास ज़्यादा बचत होने लगा है, ऐसा फीलिंग क्यों नहीं आता है? उसका मेन रीज़न है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जब मूल्य बढ़ती है तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब मूल्य घटती है तो उसका हमारे क्रय शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं होता, वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण वो इकोनॉमी में घुल जाता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारा इनकम कहाँ चला गया। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हिग्स और एलन ने अपना अपना थॉट दिया था। हिग्स और एलन का डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन उन्होंने वो लोगों का बताना था कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो हमारी मौद्रिक आय जो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसको कैंसिल करके, मतलब उसे ख़त्म करके व्यक्ति को उसकी वापस जिस, मतलब परिवर्तन से पहले वो जिस स्थिति में था वही उसको वही स्थिति पे पहुंचा दिया जाए। मतलब कि जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसके आय में जो परिवर्तन हुआ है उसको नष्ट कर दिया जाए, चाहे वो मौद्रिक आय वृद्धि हो चाहे वो कमी हो, उसको नष्ट कर दिया जाए और व्यक्ति को वापस उसी पोजीशन पे पहुंचा दिया जाए जहां वो इस कीमत परिवर्तन से पूर्व था। लेकिन स्लस्की और हिल्स ने दोनों में एक डिफरेंस ये था कि जो वास्तविक आय बोला जा रहा है उसमें हिग्स ने लिया कि व्यक्ति के संतुष्टि स्तर को लिया, जबकि स्कल्स्की ने व्यक्ति के क्रय शक्ति को लिया कि उसकी क्रय शक्ति की स्तर कितनी है। आइए हम इसको ग्राफ के थ्रू आपको और क्लियर करते हैं। तो आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ग्राफ, ये हिग्स के द्वारा दिया गया था। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स गुड्स है और वाई एक्सिस पर वाई गुड्स है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स गुड है जब उपभोक्ता की आय, मतलब उसकी बजट लाइन पी एल थी, तब वो आई सी कर्व पे उसका जो संतुष्टि का स्तर था वो आई सी कर्व था। और जब उपभोक्ता की बजट लाइन पीएल थी और आईसी कर्व पर उसका संतुष्टि स्तर था, तो उससे क्यू बिंदु पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। क्यू बिंदु पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने से वो एक्स की ओएम मात्रा और वाई की ओएम मात्रा को लेके संतुष्ट था। जैसे उस व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, या फिर कहें तो कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जैसे एक्स वस्तु की कीमत में कमी होगी, वृद्धि का हम बाद में बताएंगे, पहले हम कमी का ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा को अधिक लेने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है कि किसी वस्तु की कीमत में कम होती है तो उपभोक्ता उसको अधिक मात्रा में गेन करना चाहता है। तो वो जैसे एक्स की अधिक मात्रा लेता है तो अब उसकी बजट लाइन जो होते हैं वो डिफरेंट बदल जाती है। अब उसकी बजट लाइन पी एल ना रह के अब उसकी बजट लाइन पी एल वन हो जाती है।
P L1 होने पर उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा लेना चाहता है, लेकिन इकोनॉमी में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए उपभोक्ता की ये जो बढ़ी हुई इनकम है PL1 है, वो उस उपभोक्ता का नष्ट कर दिया जाता है। जो उसकी मौद्रिक आय में वृद्धि होती है उसे उसे वापस ले लिया जाता है, उसे क्षतिपूर्ति कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति प्रभाव कहते हैं। क्योंकि ऐसे टर्म में क्या होता है कि उपभोक्ता का जो बढ़ी हुई आय है वो उस उपभोक्ता से ले ली जाती है, टैक्स के रूप में या अदर फील्ड में भी उसकी आय को ले लिया जाता है। इस आय को लेना को हिक्स ने शब्द दिया है आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, मतलब कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। उसके कारण क्या होता है कि उपभोक्ता की अब जो बजट लाइन P1 थी, PL1 थी, अब वो शिफ्ट होकर AB में बदल जाती है, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट पैरेलल होता है, जो कि बिल्कुल भी पैरेलल होता है। अब क्या होता है कि जब वो पैरेलल होता है तो अब उपभोक्ता Y की PA मात्रा और X की L1B मात्रा, मतलब BL' मात्रा को कम कर देता है। उपभोक्ता की आय इतनी कम कर दी जाती है कि अब वो PA और LB के बराबर उसकी आय कम कर दी जाती है, जिसके कारण कि अब उपभोक्ता क्या होता है, ये जो LB लाइन है ये ड्रॉ किया गया है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो उसी ये IC कर्व से गुजर रहा है, इंडिफरेंस कर्व से गुजर रहा है, जिस इंडिफरेंस कर्व से पहले उसकी संतुष्टि का स्तर था। मतलब कि अब उसके संतुष्टि के स्तर को वापस इतना कॉम्पनसेट करके उपभोक्ता को वापस उसी स्थिति में ला दिया गया है जहां वो पहले था, मतलब उसकी संतुष्टि का स्तर वापस वहीं आ गया है। तो अब वो पहले वो Q मात्रा लेता था, लेकिन अब वो T मात्रा लेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि X वस्तु की कीमत में कमी हो गई है। X वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता X की M मात्रा अधिक लेना चाहेगा और वो लेगा, और Y की मात्रा में वो कमी कर देगा, क्योंकि उसकी आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन किया गया है। उसकी आय को, जो बढ़ी हुई आय को, उसको नष्ट कर दिया गया है। वो उपभोक्ता की क्रय शक्ति, व्यक्ति की जो क्रय शक्ति में इंक्रीज हुई X वस्तु के मूल्य कम होने से व्यक्ति की आय में, जो मौद्रिक आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है, उसको कंपनसेट करके कम कर दिया गया, ताकि अब वो वृद्धि उसमें नहीं हुई। अब वो जो Y वस्तु की N मात्रा को त्याग देगा, क्योंकि X की तुलना में Y की कीमत अधिक है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर देगा Y वस्तु की जगह X को, और वो N को त्याग करके M1 ले लेगा, X की M1। यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ, एक को त्याग करके X वस्तु को अधिक लेने के लिए Y की N से N मात्रा का उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब उपभोक्ता T बिंदु पर सबसे ज्यादा संतुष्ट खुद को महसूस करेगा। हिक्स ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इसी तरह शो किया है। अब स्लट्स की बारी आई है, तो वो नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग आपको शो करते हैं। ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं वो स्लट्सकी का है। स्लट्सकी नियम की पद्धति में उन्होंने बताया कि प्रतिस्थापन प्रभाव में वे जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जो उसकी आय में कमी की जाती है वो उसका क्षतिपूर्ति परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसकी जो लागत होती है, जो कि लागत अंतर होता है, उसके बराबर उसकी आय में कटौती की जाती है। मतलब अगर कहा जाए कि उसका जो लागत अंतर, इसका स्लट्सकी ने एक डेफिनेशन दिया था। मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि व्यक्ति के अगर उसे 10 रुपये की वस्तु मिलती है, यदि व्यक्ति को
10 रुपए की वस्तु हो, 10 रुपए के मूल्य का कोई वस्तु हो, ठीक है, और उसे उस वस्तु की 20 इकाई को लेना हो, 20 यूनिट को खरीदना हो, और उसका मूल्य कितना है, 10 रुपया, 10 रुपया है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, प्राइस, वस्तु की प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 × 10 इक्वल टू 200, ओके। लेकिन जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, मतलब परिवर्तन होने के बाद अब क्या, अब कितना होगी, वस्तु की कीमत 8 रुपया ले लेते हैं, तो 8 रुपया लेने के कारण हो जाएगा कि अब प्राइस जो बदलेगा, तो उसमें अब क्या हो जाएगा कि उसे 20 क्वांटिटी तो लेनी ही और प्लस 8, 160 इतना, मतलब कि परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन हुआ आपका 200 में से 160 माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। मतलब कि ये स्लर्स्की के अनुसार जो उसकी लागत है 40 रुपीज़, वो 40 रुपीज़ को कम करना है, ना कि क्षतिपूर्ति करना है, उसकी आय में कटौती करना है। एक लॉजिक दिया है स्लर्स्की ने अपने धारणा में, अपने डेफिनेशन में, कि उसे 40 रुपीज़ ही कट करना है अगर व्यक्ति की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने हिक्स का डेफिनेशन में देखा, यहाँ भी वही देखेंगे कि उपभोक्ता की आय पहले PL थी, तो PL उसका बजट लाइन था, तो BL पे वो Q पे Q ये IC1 कर्व में Q पे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा संतुष्ट अनुभव कर रहा था। जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता X की ज़्यादा मात्रा लेना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में उसकी बजट लाइन L' हो गई। अब L' होने के कारण उसमें लागत अंतर किया गया। लागत अंतर करने के कारण अब उसका जो बजट लाइन है वो HGL में बदल गया। GL जो बिल्कुल पैरेलल है PL' की, क्योंकि उसकी आय से इतनी मात्रा को कट कर दिया गया। कट करने से अब वो PL के एकदम इक्यू पैरेलल ही है GH पे देखेंगे कि अदर हिक्स में एक ही अंधिमान कर्व था, मतलब उसकी कटौती करके उसे उसी अंधिमान वक्र पे लाया जिससे कि वो पहले जिस स्थिति में वो पहले था उसी संतुष्टि के स्तर पे ला दिया था। लेकिन स्लस्की का कहना था कि नहीं, व्यक्ति में जब आय में परिवर्तन होता है तो उसका संतुष्टि स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है और वो पहले से ऊंचे संतुष्टि स्तर पे चला जाता है, मतलब कि पहले से ऊंचे आईसी कर्व पे पहुंच जाता है। और जीएल पे तब आईसी कर्व IC2 है और जहां पे कि उपभोक्ता को S बिंदु पे संतुष्टि प्राप्त हो रही है जो कि IC1 कर्व से ऊपर है। मतलब कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर में भी परिवर्तन हो जाएगा और वो Q से S पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि वो जहां पहले OM मात्रा X की ले रहा था और Y की ON मात्रा ले रहा था, अब उपभोक्ता X की ओके मात्रा ले रहा है और Y की OW ही मात्रा ले रहा है और NW को वो त्याग कर रहा है M के लिए। यही हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि उपभोक्ता जैसे ही वस्तु X की कीमत में कमी होती है उपभोक्ता X की मात्रा अधिक लेने लगता है और सापेक्ष कीमत, मतलब कि Y की तुलना में X की कीमत कम हो गई है तो उपभोक्ता Y की कम वस्तु लेगा। हमने पहले क्लियर किया था कि यहाँ पे सापेक्ष कीमत को लिया जाता है, मतलब रिलेटिवली। इसका मतलब ये नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये जो आईसी कर्व ये शो नहीं कर रहा है कि जो Y है वो खराब वस्तु है और X अच्छी वस्तु है। नहीं, X की तुलना में Y वस्तु का मूल्य अधिक है, इसलिए उपभोक्ता उसको कम ले रहा है और X को वो अधिक ले रहा है। That means अब उसके बाद ये तो वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण हुआ। अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता दूं कि वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तब क्या सिचुएशन होता है। लास्ट ग्राफ में तो मैंने बताया था कि जब वस्तु की कीमत में
कमी होती है। अब ये जो ग्राफ शो कर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब जब पहले तो उपभोक्ता PL1 PL पे उसका बजट लाइन था और उपभोक्ता PL पे IC1 कर्व पे Q बिंदु पे संतुष्टि प्राप्त कर रहा था। लेकिन जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो अब उसकी आय अब शिफ्ट होके उसका बजट लाइन कहाँ चला आता है, PL डैश पे। PL डैश पे आने के कारण अब वो पहले से X वस्तु की कम मात्रा लेना पसंद करेगा। तो स्कर्स्की में का जो थॉट था उनके अनुसार कि उपभोक्ता की आय में उतना ही कटौती या वृद्धि करना है जो लागत अंतर हो। मतलब कि उपभोक्ता के आय में जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से अब उसकी क्रय शक्ति पहले से कम हो चुकी है, तो अब उसकी आय में GP की तुलना में लागत अंतर में वृद्धि की जाएगी और लागत अंतर में वृद्धि होने से अब उसका बजट लाइन कितना हो गया, GH होने पे अब वो IC कर्व IC1 पर S1 बिंदु पे संतुलन प्राप्त कर रहा है। पहले जहां वो X की OM मात्रा लेता था और Y की ON मात्रा ही लेता था, लेकिन जैसे ही वस्तु X की कीमत में वृद्धि होती है अब वो X की मात्रा को कम ले रहा, मतलब कि ओके ही लेता है, और Y यथा जैसा था वैसा ही, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए अब वो Y की OW मात्रा लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और स्लस्की की परिभाषा में क्लियर उनका जो थॉट था उसमें क्लियर है कि उपभोक्ता की जो आय होती है उसके लागत अंतर के बराबर वृद्धि या कमी करनी चाहिए की जाती है। जैसे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो उस हिसाब से लागत अंतर के बराबर परिवर्तन हो। लेकिन जब परिवर्तन हो तो उपभोक्ता को ऐसी स्थिति अगर वो चाहे तो अपनी पुरानी जो उसकी स्थिति थी XY के टर्म में वो ले, और उसे ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि उससे बेस्ट स्थिति में भी वो ले सकता है। तो जब वस्तु को देखते हैं कॉम्पनसेट, जब उसे लागत अंतर के बराबर वृद्धि की जाती है व्यक्ति की आय को, उसकी क्रय शक्ति को, तब देखेंगे GH जो है वो Q बिंदु से गुजर रहा है, Q बिंदु से गुजर रहा है, जिसके कारण कि अगर उपभोक्ता चाहे तो वो वापस Q बिंदु पे अपना वस्तु जो है ले सकता है, वो कैपेबल है। लेकिन उसे बेस्ट स्थिति भी उसे मिलेगी S बिंदु पे, क्योंकि जब वो Y की जब मात्रा X की तुलना में तो कम हो गई है ना, तब वो Y को सब्स्टिट्यूट कर देगा X की जगह। अब X की जगह Y को सब्स्टिट्यूट करके अपना संतुष्टि का स्तर बढ़ाकर S पॉइंट पे ले आएगा। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थैंक यू।